हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी आपको, वैसे टीचर्स भी फॉरवर्ड कर देंगे। मैं आपका एक ग्रुप वगैरह बना दूंगी अभी, जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दूंगी। तो ये भाई आपका आ जाता है PRC 3 का स्टडी टेक्स्ट, जो आईकेप की तरफ से जो है वो दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है इन अ सेंस कि इसमें 14 चैप्टर्स आई थिंक हैं, जबकि आईकेप ने अब 13 चैप्टर्स कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये चैप्टर ओमिट कर दिया है, ये मैं इसको न्यू एडिशन इसमें ले आऊंगी। सही है, तो ये आ गए भाई आपके। जिन्होंने इससे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो थोड़ा सा इसमें देख लें कि क्या कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है। देखा देखा बस वही लग रहा होगा, चैप्टर 2 डिमांड एंड सप्लाई, हर स्टूडेंट को वही याद होता है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी की टर्म याद होगी, इलास्टिसिटी भी कुछ हुआ करती थी, कुछ होती थी, अब याद तो कुछ भी नहीं होगा। सही है, जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ याददाश्त कुछ वापस आना स्टार्ट हो जाए। सही है, तो ये बहरहाल आपके पास सिलेबस है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको ये बुक सेंड कर दूंगी। अच्छा, अब ऐसा है कि जाहिर है कि ये बुक है, और अगर हम बुक का हर चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि हम टाइमली अपना सिलेबस कवर कर सकें। तो इसका सोल्यूशन मैंने कुछ ये निकाला है कि मैंने हर चैप्टर के समरी नोट्स तैयार कर लिए हैं। सही है, समरी नोट्स जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में मैंने जो है वो इसकी PPT बना दी है। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड्स मिल जाएंगी, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से हर चैप्टर की आपको स्लाइड्स में गिवन दे दूंगी। तीसरी बात, ये बुक की बात हो गई, स्लाइड्स की बात हो गई। तीसरी बात ये कि तैयारी कैसे करेंगे हम। सही है, तो जाहिर है कि MCQs आने हैं तो हमें MCQs की तैयारी करनी है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप चैप्टर को बहुत अच्छा समझ लो, MCQs की प्रिपरेशन ना करो, जाके पेपर दो, पेपर क्लियर हो जाए। नॉट पॉसिबल। तो MCQs की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी हमने क्या किया है कि मैंने फॉर प्रैक्टिस पर्पस माइक्रो और मैक्रो जो कि दो पार्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उसके MCQs जो हैं वो प्रिपेयर करे हुए हैं विद आंसर की। तो जब जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएंगे, हम यहाँ से MCQs भी अपने डिस्कस करते रहेंगे। सही है, आप लोग भी सॉल्व करते रहोगे, मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगी, जो MCQs आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर के एंड में आपको इसके आंसर की भी मिलेगी। ठीक है, फोर्थ थिंग ये है कि हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये चीज ऑब्वियस होनी चाहिए आप लोगों के लिए कि मैं क्विज कंडक्ट करूंगी। ठीक है, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, हमने हर चैप्टर के बाद क्विज लेना है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंतजार नहीं करना चैप्टर एंड होने का, आपने साथ साथ हर क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया गया आपने उस टॉपिक को घर जाके रिवाइज करा, उससे रिलेटेड आपने MCQ सॉल्व करे, और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्लास में। इससे ये फायदा होगा कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको जो आगे के टॉपिक है वो बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपने रिवीजन किया हुआ होगा। सही है, रिवाइज नहीं करोगे स्टार्टिंग में, हो सकता है इतनी मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर के बाद हम सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए होंगे कि पहले आपको पुरानी बातें याद करने में इतनी देर लगेगी कि आगे हम बढ़ चुके होंगे। सही है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दूं आप लोगों को। ठीक है, प्लस ये कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कोशिश करो कि क्लास के अंदर या क्लास के बाद घर में अगर आप नोट कर रहे हो तो अपने ओन वर्ड्स में उस एग्जाम्पल को जरूर नोट डाउन कर लो। क्योंकि होता ये है कि जिस वक्त आप वो टॉपिक समझ रहे होते हैं उस वक्त आपको लग रहा होता है बहुत अच्छा समझ में आ गया, ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मैं भूलूंगा। लेकिन जब आप इतने सारे चैप्टर्स और इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आगे बढ़ के फिर पीछे देखते हो तो आपको याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ाया था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट भी आपके जहन से निकल जाते हैं। तो जो जब आपने हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई होंगी, कुछ अपने ओन वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ होगा कि हमने क्लास में इस हवाले से क्या डिस्कस करा था, तो आपको वो देखते साथ याद आ जाएगा कि अच्छा हमने ये बात करी थी, इस कॉन्सेप्ट में हम ये कह रहे थे। ठीक है ना, तो नोट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आप क्लास में नोट डाउन करो, या हम जो भी वन नोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो नोटिंग सारी की सारी मैं आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो आपकी अगर हैबिट है कि भाई मैं घर जाके नोट करता हूँ, तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नोट्स बनाना आप लोगों की जिंदगी को आसान करेगा, सही है ना। इसके अलावा आई थिंक ऐसे कोई बात नहीं है। जब हमारे पेपर करीब आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को एक फाइल सेंड करूंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फाइल, ठीक है, क्योंकि एंड में इतने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट अभी आप इसी में ही देख रहे हो कि तकरीबन आपको 120, या अभी जो मैं आपको फाइल भेजूंगी उसमें 120 से हो सकता है ज्यादा एमसीक्यूज सिर्फ एक चैप्टर के। तो ऑब्वियसली मोर देन 1000 एमसीक्यूज हैं, और जब आपका पेपर करीब आ जाते हैं तो इतने ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए मैंने एक फाइल बनाई है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की फाइल, जिसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो जो फाइल बनी है वो स्टूडेंट्स की फीडबैक से ही फाइल बनी है। जब स्टूडेंट्स पेपर देकर आते हैं तो वो फीडबैक देते हैं कि भाई ये एमसीक्यूज आया था, ये ऑप्शंस थे, ये था, तो हमने उससे जो है वो एक फाइल बना दी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर इस स्टेज पर दे दूंगी वो फाइल, तो उसमें वो 400 समथिंग एमसीक्यूज होंगे कुछ, ठीक है। आप लोग बोलोगे बस इसी को पेपर कर लेते हैं और कुछ पढ़ने की जो है जरूरत ही नहीं है। जबकि बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल आई कैप हट के दे देता है हर अटेम्प्ट में, ठीक है, एडिशन करता रहता है ना वो। तो आपने बिल्कुल उन एमसीक्यूज तक नहीं रहना, इस वजह से वो फाइल मैं थोड़ा सा लेट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ, ताकि वो एग्जाम से पहले उसकी एक दफा प्रैक्टिस हो जाए, सही है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फिलहाल अभी जहन में हो कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो जहन में, तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम अपनी क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से। किसी तरह की कोई बात, कोई ए लेवल का तो नहीं है यहाँ पे? ए लेवल का कोई नहीं है? आप तो नहीं हो? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये मोस्टली मुझे लगता है कि यहाँ पे भी साइंस बैकग्राउंड से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, सही है, चले, ये बात मैं जहन में रखूंगी बहुत अच्छे से। वैसे भी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं वो मुझे पता है कि इंटर में क्या पढ़ के आ रहे होते हैं, तो उनसे भी मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही। चलें, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सही है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों सब्जेक्ट आपका बना, क्यों भाई, क्यों हमारे सरों पे डाल दिया गया इस सब्जेक्ट को, है ना भाई, यही सोचते होगे ना तुम लोग। तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स की जो टर्म है, ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है ना? एक दफा कंफर्म कर देना। भाई हमारे पास फातिमा, हफ्सा, मिसबा, उमर और वजीहा हैं, अनीका हैं। आप लोग काइंडली कंफर्म कर दें कि आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है। आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप मैसेज कर रहे हो और मेरे पास शो नहीं हो रहे, तो प्लीज ग्रुप में भी एक दफा बता दो, ताकि मैं इस प्रॉब्लम को देख लूं। ऐसा ना हो कि बीच में आप कोई क्वेश्चन पूछो और फिर मुझे शो ही ना हो पाए। सही है, मैंने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, आप लोगों का एक कॉमन ग्रुप है ना मार्च बैच का? नहीं है कोई ग्रुप बना हुआ है? आप लोग सारे ऐड नहीं होंगे, हो सकता है। पीआरसी मार्च 2024 का ग्रुप तो बना हुआ है। चलें, खैर। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ठीक है। ओइकोनोमिया का मतलब क्या है, मैं कंबाइन करके ही बता देती हूँ। इसका मतलब है होम मैनेजमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की टर्म का मतलब क्या हुआ, होम मैनेजमेंट, ठीक है। और
होम को अगर हम थोड़ा सा साइड पे कर दें तो मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग का। जब आप चीजों को मैनेज कर रहे होते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यानी इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज तो अभी से हम समझ लें कि इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकर बनाती है, एक रेशनल डिसीजन मेकर जो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनका बेस्ट सोल्यूशन निकालता है। ठीक है, जहां वो देख रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि उसकी बेस्ट एलोकेशन हो सके। सही है ना? तो डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब होम मैनेजमेंट से क्या मतलब है? देखो, अगर हम बहुत ही नैरो लेवल पर इसको देखें तो होम मैनेजमेंट का मतलब वही है जो आपको नाम से पता लग रहा है कि एक घर को जिस तरीके से मैनेज किया जाता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे घर को मैनेज कर रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स को एक मेन एक हर हर घर में एक प्रॉब्लम को सब पेरेंट्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, वो होती है लिमिटेड इनकम की प्रॉब्लम। ठीक है, कि वो जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, जिस भी सोर्स से इनकम अर्न कर रहे हो, वो जो इनकम है वो लिमिटेड इनकम है, उससे सारी वांट्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि किस वांट को जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा जाए, प्रेफरेंसेस सेट करते हैं, चॉइस मेकिंग करते हैं। ठीक है, एक आपकी लिस्ट बनाते हैं कि पहले हमने इस पे खर्च करना है, फिर इस पे खर्च करना है, फिर इस पे खर्च करना है। ठीक है ना? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पे सबसे पहले स्पेंडिंग हो रही होती है, और इसी तरीके से यानी वो लिमिटेड इनकम की बेस्ट एलोकेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस लिमिटेड इनकम को ऐसे एलोकेट करें कि उससे से ज्यादा जरूरत और जो आपकी है वो पूरी हो सके। ठीक है, अगर हम इस होम मैनेजमेंट को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे बात करें तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्टेट मैनेजमेंट। जिस तरीके से मैंने बात करी कि एक घर को हमारे सरबराह जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, इसी तरीके से पूरे कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को कंट्री की गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है। और सेम प्रॉब्लम जो हमारे पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं लिमिटेड इनकम की, वही गवर्नमेंट भी फेस कर रही होती है लिमिटेड फंड्स की। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं जहां पे हम अपनी इनकम को एलोकेट कर सकते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे भी एलोकेट कर सकती है, एजुकेशन सेक्टर पे भी लगा सकती है, डिफेंस पे भी लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगा सकती है। तो बहुत सारे आपके सेक्टर्स हैं जिसपे गवर्नमेंट अपने फंड एलोकेट कर सकती है। फिर ये इशू क्यों रेज होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफेंस पे बहुत ज्यादा लगा देती है? ये इसी वजह से इशू रेज होता है कि आपको पता है कि फंड्स और जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड। वो पैसा, वो फंड जो कि आपने डिफेंस पे लगा दिया, वो आप एजुकेशन या हेल्थ पर नहीं लग पाएगा। तो ये बात हमने इकोनॉमिक्स में याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स में हम एक बात कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। कोई भी डिसीजन ले लो, कुछ भी कर लो, वो आपको फ्री नहीं अवेलेबल होगी। हर डिसीजन की, हर चीज की कोई ना कोई आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हो या नॉन मॉनेटरी टर्म में हो। मॉनेटरी टर्म में आप फी पे कर रहे हो, जाहिर है आपको वो सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं पैसे जो आप कहीं और लगा सकते थे। नॉन मॉनेटरी टर्म में आप अपना वक्त लगा रहे हो, यहाँ पे ये वक्त आप कहीं और भी लगा सकते थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, कोई भी चीज आपको फ्रीली नहीं मिल रही होती। तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट उन लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफेंस पे ज्यादा लगा देगी तो बाकी सेक्टर्स को जो है उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली दोनों चीजों में हम क्या चीज देख रहे हैं? डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमने उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना है, ऐसे एलोकेट करना है कि उससे हम बेस्ट एलोकेशन कह सकें, कि इससे ज्यादा बेस्ट एलोकेशन हम करना पॉसिबल ना हो। ठीक है ना? तो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हमने समझी अभी तक? मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें ये समझ में आई कि रिसोर्सेज आर स्केर्स या फिर लिमिटेड। ये वर्ड क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में यूज होता है तो मैं यही लिख देती हूँ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट वो कहते हैं कि रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी वांट्स क्या हैं, उनकी कोई लिमिट है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, ये एक मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम इकोनॉमिक्स में कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम उस ऐसी डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें रिसोर्सेज की। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो चीजें और आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। ये तो मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करना, सिर्फ ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को अपने लिहाज से एक्सप्लेन करा कि उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है। आपके कोर्स में 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन जो है वो मेंशन की गई है। हम भी उन्हीं 3 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे किसकी, जिनको हम कहते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं भाई, कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट, सेपरेट सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। पहले इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के साथ, साइकोलॉजी के साथ, बहुत सारे अदर सोशल साइंस के सब सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके पढ़ी जाती थी। इन्होंने इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा था। इनकी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से हम इनको फादर या फिर फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। चले स्लाइड्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मेन पॉइंट स्लाइड पे भी हमारे पास लिखे हुए हैं। क्लियर है सबको, सबको नजर आ रहा है? मजे की स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है कि ही इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स यानी जैसे रिलीजियस लेवल पे भी हमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं, ओपिनियंस के दरमियान जो डिफरेंसेस आपके पास आ रहे होते हैं उसकी बेस पर कुछ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स की अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी कोई न्यू थ्योरी आती है तो उसकी वजह से पुरानी थ्योरी को हम रिजेक्ट नहीं कर देते। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह देते कि अब ऐसी ये थ्योरी आ गई है तो पुरानी थ्योरीज रिजेक्ट हो गई हैं। इकोनॉमिक्स में हर न्यू थ्योरी इस सब्जेक्ट के अंदर एडिशन कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना, वो आप पूरी आपकी जो इकोनॉमी है वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड कर रही है ना, हम और आपके बिहेवियर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता 100%। हम ये 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 1 साल के बाद हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती होगी। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, पर हमारी प्रिडिक्शन 100% करेक्ट हो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हम इंसानों से बनकर बन रही है ना, और हम इंसान जो है हमारे बिहेवियर हम खुद नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अगले घंटे में हम क्या कर देंगे। ऐसा ही है ना, हम खुद अनप्रिडिक्टेबल है हमारे अपने लिए। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं वो आपकी सक्सेसफुल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इसको आसान तरीके से ऐसे समझ लें कि जैसे एक जगह पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, और किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई एक रास्ता ज्यादा बेहतर होता है दूसरे से। बिल्कुल इसी तरीके से एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई, अगर आपको इन्फ्लेशन कम करनी है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, दूसरा कहता है नहीं आप टैक्सेस बढ़ा दो, तीसरा कोई दूसरा सोल्यूशन देता है। तो होता क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में टैक्सेस बढ़ाना ज्यादा बेहतर पॉलिसी होती है, उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं आपके सामने। किसी दूसरे सिनेरियो में इकोनॉमी के आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ज्यादा जल्दी इम्पैक्ट लेकर आ जाता है। तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अभी तो हमने एक स्टार्ट करा है तो आप लोगों को इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों की बात समझ में आती जाएगी कि इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो रेलेवेंट होती है। तो ऐसे नहीं
कि हमने बस आंख बंद करके पॉलिसी लगा दी, पॉलिसी मेकर देखता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, कौन सी पॉलिसी जो है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में हमें डिफरेंसेस क्या मिल रहा है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के बेस पर आपको ये स्कूल ऑफ थॉट मिल रहे हैं। क्लासिकल स्कूल, एडम स्मिथ ने खुद नाम नहीं रखा था कि भाई मैं, मेरे जो थॉट्स हैं वो क्लासिकल स्कूल के नाम से बोले जाएंगे आगे जाकर। इनके बाद आगे एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनको हम कीनीजियन, जॉन मेनार्ड केन्स जिनका नाम था, और उनके स्कूल ऑफ थॉट को कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि मुझसे पहले जितने भी थॉट्स हैं वो क्या हैं, क्लासिकल, ठीक है ना। तो उन्होंने बेसिकली ये नाम एक कंसिडर कर दिया था जिसकी बाद से इसको क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। एडम स्मिथ की थ्योरीज को जिन लोगों ने भी फॉलो करा और आगे उनको एक्सटेंड करा वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाए। अच्छा, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका बहुत बड़ा सा नाम था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। पर ये बुक जो है वो ज्यादातर वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से फेमस है। असल बात पे आ जाते हैं। असल बात ये है कि जो एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन दी वो वन लाइन डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। सिंपल सी वन लाइन डेफिनेशन। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ है या साइंस ऑफ वेल्थ है। यानी उन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को किस पे बेस कर दिया, वेल्थ पे बेस कर दिया। क्यों? इस वजह से क्योंकि इससे पहले जितने भी थॉट्स आ रहे थे वो इस पर थे कि अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है, डेवलप करना है अपने आप को, ठीक है, रूल करना है बाकी कंट्रीज पर, तो उसको क्या करना होगा, ठीक है। उसको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, एडम स्मिथ ने बताया, जिसकी बेस पर आपकी इकोनॉमी वेल्दियर कहलाएगी, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है, और आप दूसरी कंट्रीज से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू स्मिथ इकोनॉमिक्स आपको वो 4 पिलर्स बता देती है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी वेल्दियर हो जाती है। कौन से 4 पिलर्स हैं जिन पे स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन को बेस करा? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यानी डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है लेकिन हम उसको इलेबोरेट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ में वो 4 पिलर्स उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा था कि इकोनॉमिक्स 4 पिलर्स पे बेस करती है। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एंड नंबर 4, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब वो स्टूडेंट्स जिनके जहन में वेल्थ से का मतलब पैसा होगा, मनी होगा, उनको ये लास्ट पॉइंट अजीब सा लग रहा होगा, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ या प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है। पैसा बनाना, पैसा खाना, कंज्यूम करना, इसका क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली वेल्थ का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता। वेल्थ किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू हो जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे जो वेल्थ से एडम स्मिथ ने मतलब लिया था वो क्या थे? उनके मुताबिक वेल्थ क्या है? गुड्स एंड सर्विस। पेपर करेंसी हमेशा से तो नहीं थी ना हमारे पास, हमने तो बार्टर ट्रेड भी देखी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्थ का मतलब सिर्फ वो पैसा नहीं है इसमें कायदे आजम का नोट बना हुआ हो, हमारे लिए तो वही वेल्थ है खाली। यहाँ पे एडम स्मिथ का जो वेल्थ से मतलब था वो क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको इन 4 पॉइंट्स का मतलब समझना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एडम स्मिथ ने पहले, अब ये क्यों इन्होंने ये 4 पिलर्स पे बेस करा अपनी इस डेफिनेशन को, और उनके अकॉर्डिंग जितनी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है उनके बेस कहीं ना कहीं यहीं पर है। यानी उनको उन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो आपको इन्हीं पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मतलब ये कि आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो। क्यों?
अगर आपने ये बात समझ ली, आपको बाकी तीनों बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये सारी इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कुछ अलग है आपकी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ अलग है, सारी इंटरलिंक्ड है। आप अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लो, अभी आपको रिसेंट में क्या दिख रहा है कि जो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं, फर्म्स क्लोज हो रही हैं, शट डाउन करा जा रहा है ऑपरेशन को, ठीक है। क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका आपकी इकोनॉमी पे? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रोडक्शन एंड करोगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी? जाहिर है कि जब आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो प्रोड्यूस कर कौन रहा है? कुछ फैक्टर्स है ना, जैसे कि लेबर यूज हो रहा है उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे ही एक फर्म बंद होती है तो कितने लेबर जो है वो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। जैसे ही लेबर अनएम्प्लॉय होते हैं, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो अनएम्प्लॉय होने से उनकी इनकम जो है वो क्या हो गई? खत्म हो गई या बहुत कम हो गई। इनकम कम होने से किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? उनकी कंजम्पशन पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही बात है कि उन्होंने कहा अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी का इनकम लेवल भी अच्छा होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, आपकी इकोनॉमी डेवलप भी होगी, ठीक है। सब चीजें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, अगर ये फर्स्ट पिलर पे आपने जो है वो फोकस रखा, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का ऑब्वियसली मतलब यही है कि हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम आपस में क्या कर रहे होते हैं? एक्सचेंज कर रहे होते हैं चीजों की, ताकि एक दूसरे की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। नंबर थ्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद है? ये भी तुम लोगों को याद होने चाहिए जो जो पढ़ के आ रहे हैं। कौन कौन सी है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है समटाइम्स को किसी जगह पे, और एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमें ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए। तो जब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके नतीजे में फिर क्या हो रही होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्योंकि जिनकी आपने सर्विसेज ली हैं उनको आप रिवॉर्ड भी तो दोगे ना, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की? इन फॉर्म ऑफ रेंट, क्योंकि जो लैंड जिसकी आपने ली है रेंट पे, आप उसको रेंट पे करोगे, ठीक है। लेबर की जो आपने सर्विस ली है उसको उसके बदले में क्या दोगे? वेजेस या फिर सैलरीज, ठीक है। जो कैपिटल आपने लिया है उस पे आप क्या दे रहे होगे? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर है जो कि ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके प्रोडक्शन कर रहा है, उसका रिवॉर्ड क्या होगा? प्रॉफिट। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के नतीजे में वेल्थ जनरेट होगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जितनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा ये वेल्थ जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा वेल्थ जनरेट होगी कंजम्पशन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये 4 पिलर्स हैं जिन पे एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को बेस करा कि आप हम जो है वो इन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी को वेल्थियर बनाएंगे, सही है। उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा था कि एक रूल अगर आपने करना है बाकी कंट्रीज पर तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए अपनी इकोनॉमी को। अब एडम स्मिथ पे, ऑल्दो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन पे उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। उनको कहा गया कि उन्होंने बहुत वेल सेंटर्ड डेफिनेशन बता दी है, कि इकोनॉमिक्स की इन्होंने जो स्कोप है उसको बहुत नैरो डाउन कर दिया है, ठीक है। सिर्फ वेल्थ के अराउंड ही घूम रही है, इससे और बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। लोगों को जब आप सिर्फ वेल्थ वेल्थ ही सिखाओगे तो जाहिर है उनमें लालच और बहुत सारी जो है वो खराब चीजें पैदा होने लग जाएंगी, सोसाइटी पे इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन आ जाती है, ये समझ में आ गया ना। इससे ज्यादा ना आपने इतना अपने दिमाग को परेशान भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए हर कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट जरूर है, पर हमने एक चीज और भी अपने जहन में रखनी है
कि हमने पेपर क्लियर करने के लिए क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है इंपॉर्टेंट। तो इन डेफिनेशन से एमसीक्यूज के आने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो जो जिनसे चांसेस हैं उनसे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगी। इसमें आप बताएं, वो आपसे ये पूछेगा एडम स्मिथ ने अपनी बुक कौन सी लिखी थी, कब लिखी थी, बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है। इतनी सिंपल क्वेश्चनिंग तो नहीं होगी ना भाई। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है एल्फ्रेड मार्शल की। बड़ी खतरनाक शक्ल बनी हुई है इनकी। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1890 में, यानी हम 1776 के बाद 1890 में आ गए हैं। ऑब्वियसली इन इस के बीच में बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिस्ट भी रहे, लेकिन ये जरा फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। ये जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं वही क्लासिकल, क्योंकि केन्स ने अपने से पहले वालों को क्लासिकल कह दिया था। लेकिन उन क्लासिकल के थॉट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे। तो किसी को हमने नियो क्लासिकल कह दिया, किसी को हमने न्यू क्लासिकल कह दिया, कोई सिर्फ क्लासिकल स्कूल के ही आपके कहलाए, जो कि एडम स्मिथ की थ्योरीज के जो है वो फॉलोअर्स थे। अब इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स का जो फोकस था वो वेल्थ से शिफ्ट करके किस पे कर दिया, वेलफेयर पे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि कभी दिल करे एग्जामिनर का तो आपसे इस तरह की कोई बात पूछ ले, ठीक है ना, कि इन्होंने इकोनॉमिक्स का फोकस वेल्थ से शिफ्ट करके वेलफेयर पे कर दिया। अब एल्फ्रेड मार्शल कहते क्या है, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ऐसी कोई बात एडम स्मिथ ने नहीं करी थी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम मैन काइंड को स्टडी कर रहे होते हैं, एक इंसान के बिहेवियर पे बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है ना, अपने अपनी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, अपने अपने जो मैटर्स हैं, डेली मैटर्स हैं, उसमें को किस तरीके से डील कर रहा होता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being। देखो किस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहली जो लाइन है वो तो आपको ये बता रही है कि इकोनॉमिक्स किस में आ जाएगी, सोशल साइंस के सब्जेक्ट कंसिडर इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैनकाइंड के बारे में पढ़ रहे हैं। इंसान के किसी भी बिहेवियर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वो सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस में कहलाता है। जैसे साइकोलॉजी है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इंसान के बारे में पढ़ रहे हो ना आप इसमें, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हो वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट कहला रहा होता है। तो पहली बात तो हमें इससे ये समझ में आ गई, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम इसमें ह्यूमन के इंसान की कौन से बिहेवियर के एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि इट एग्जामिन्स दैट पार्ट of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites। material requisites का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे वही गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि उन्होंने मटेरियल बोला है तो हमसे गुड्स बोल रहे हैं, हम सर्विसेज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जिसमें तो सारी टेंजिबल चीजें आ जाएंगी। तो किस तरीके से इंसान चीजों को हासिल करता है, अटेन करता है और उनको इस्तेमाल करता है अपनी वेलबींग के लिए। जब आप कोई भी चीज यूज करते हो तो उससे आपको कोई ना कोई फायदा मिल रहा होता है ना, तो आप कैसे अपनी वेलबींग जो है वो बढ़ाते हैं थ्रू द यूज एंड अटेनमेंट ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स। बेसिकली मैं आपको समराइज करके आसान तरीके से बता दूं कि एल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ पे ये क्रिटिसाइज करा था कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन सिर्फ वेल्थ सेंटर्ड है। उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स हम वेल्थ के लिए नहीं पढ़ते, हम इसलिए नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स से वेल्थ कैसे हासिल की जा सकती है, हम इकोनॉमिक्स इस वजह से पढ़ते हैं कि वो जो वेल्थ है उसको यूज किस तरह से किया जाए। वेल्थ का यूसेज पढ़ते हैं हम, वेल्थ को हासिल करने के तरीके नहीं पढ़ते हम कि इस हम हमारे पास अगर वेल्थ है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं या वेल्थ है, तो हम उसको किस तरीके से यूज करें, कहाँ यूटिलाइज करें, ठीक है ना, कि उसकी एलोकेशन बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके, ठीक है। तो एल्फ्रेड मार्शल ने इस वे में क्रिटिसाइज किया था और उनकी डेफिनेशन जो है वो यूज ऑफ वेल्थ पे बात करती है। क्या चीजें हमें बगैर वेल्थ के मिल सकती हैं, वो पीछे बैकग्राउंड में तो वेल्थ स्टिल है ना मौजूद,
उनकी डेफिनेशन वेल्थ को बिल्कुल खत्म नहीं कर रही है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस उसकी उन्होंने जो है वो शिफ्ट कर दी है, वेल्थ से वेलफेयर पे कर दी है, कि हमारा मकसद इकोनॉमिक्स का ये पढ़ना नहीं है कि वेल्थ किस तरीके से हासिल की जाए, हमारा मेन मकसद है कि इस वेल्थ के थ्रू ह्यूमन वेलफेयर को कैसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को वेल्थ को के जरिए ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप सिर्फ अपने ओन इंटरेस्ट के बारे में सोचते रहते हो तो आप एक ऐसी सोसाइटी बना देते हो जो कि सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचती है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन वेलफेयर की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जब आप ह्यूमन वेलफेयर को डेफिनेशन में डाल रहे हो तो एक वैल्यू एडिशन है कि आप एक ऐसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। ठीक है ना, अगेन इनकी डेफिनेशन पे भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि अनक्लियर डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी बात को क्लियर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करा। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जिनकी कंसिडर की जाती है वो ये साहब है, ठीक है, इतने पुराने नहीं है, 1932 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। रॉबिन्स ने अपनी जो डेफिनेशन दी वो सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कंसिडर की जाती है, और कहा जाता है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के स्कोप को ब्रॉड करा। ठीक है ना, डेफिनेशन क्या है समझे, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी वही बात आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। एंड्स का यहाँ पे क्या मतलब है, wants, multiple ends and scarce means यानी लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूसेस। यानी हमने अभी अभी बात करी थी ना स्टार्टिंग में कि जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो हम ये बिहेवियर स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर इंसान का कि वो किस तरीके से इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, और रॉबिन्स ने बोला इन रिसोर्सेज के यूसेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव, हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं, हमारे टाइम के ऑल्टरनेटिव यूसेस है ना, हम इस टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कि हमने इस टाइम को कहाँ यूटिलाइज करना है। लैंड के ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं, लैंड पे आप एक पर्टिकुलर लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड भी बना सकते हो, उस पे हॉस्पिटल भी बना सकते हो, स्कूल्स भी बना सकते हो, सिनेमा भी बना सकते हो, बहुत सारे आप उसको यूसेज में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप डिसाइड करोगे कि आपने उस लैंड को कहाँ यूटिलाइज करना है। ठीक है ना, तो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन थी कि उसने अगेन वही डिसीजन मेकिंग ही हमारी पास यहाँ पे आ गई कि इंसान किस तरीके से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है अमंग ऑल्टरनेटिव यूसेस। वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है कि कहाँ अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। ठीक हो गया, तो रॉबिन्स की डेफिनेशन कुछ समझ में आई, बात समझ में आई कि रॉबिन्स क्या बोलना चाह रहे थे। तो ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जिसको हमें सॉल्व करने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बेहतर बनाना है। एक एग्जांपल मैं इसके बाद हमेशा स्टूडेंट से पूछती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो डेफिनेशन जो है वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट समझा देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप अपने फंड्स को, आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है, आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो इन फंड्स को आप एलोकेट करें, ठीक है, लग्जरी कार्स को बनाने में, या आप इन फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो देखो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी ना, ये उसकी एप्लीकेशन इस तरीके से आप इसको समझ लो, इसको ये आपको समझ में आ जाएगी। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड,
हमारे पास बहुत सारे यूसेस हैं अपने फंड्स के, अपने रिसोर्सेस के, हमें उनको ऐसे एलोकेट करना है कि हम उससे से ज्यादा फायदा ले सकें। तो अगर आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो कि यार मेरे पास लिमिटेड फंड्स है, मैं दोनों काम नहीं कर सकता, तो कौन सा काम करूं, कहाँ अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करूं जिससे से ज्यादा फायदा हो सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने हैं, क्योंकि इसका फायदा बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। इसका फायदा सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास तक ही जो है वो महदूद हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, ठीक है, कि लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना है कि उससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सको, ठीक है, बेस्ट एलोकेशन कंसिडर की जाए, वो सही है। चले, अच्छा अब ऐसा है कि जो चैप्टर 1 है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये ज्यादा बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बहुत हैं। फर्स्ट चैप्टर है, जाहिर है एक जब आप कोई पहली दफा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, उनको समझे बगैर हमारे लिए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपको फेमिलियर कर रहा है इकोनॉमिक्स से, ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे वो आपके पास टर्म्स आएंगी तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो नेचर पे बेसिकली बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, जब हम इकोनॉमिक्स की नेचर पे बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या ये आर्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा डेफिनेशन पढ़िए। हाँ भाई, साइंस जब आप पढ़ा करते थे तो ये डेफिनेशन पढ़ते थे ना, एक सिस्टमैटिक स्टडी है नॉलेज और फैक्ट्स की, जो कि को रिलेशन आपको बता रही होती है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, भाई ये होगा तो इसके होने से ये इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको ये दिखेगा, जो इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत भी फेमिलियर हैं और जो नहीं भी फेमिलियर, ठीक है, आप एक हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक लॉ पढ़ते हैं बहुत सिंपल सा, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड कह रहे होते हैं, ठीक है। वो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब आप प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है, तो क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, कॉज इफेक्ट रिलेशन ही है ना। तो आपको दिख रहा है कि साइंस का एलिमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप देख रहे हो, ठीक है। जो बकायदा पॉलिसी मेकर्स वगैरह होते हैं वो पूरा सिस्टमेटिक चीजों को बना रहे होते हैं, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और फिर कोई थ्योरी या कोई इम्प्लीमेंटेशन उसकी आ रही होती है। आर्ट्स क्या है, आर्ट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज और थ्योरीज, जो थ्योरीज हमने पढ़ी, ठीक है, डेवलप करी, उनको जब हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आर्ट, ठीक है। यानी एक एक बंदा है जो कि सिर्फ पढ़ रहा है कि बाइक कैसे चलाते हैं, ठीक है, जब वो एप्लीकेशन करेगा, वो बकायदा बाइक चलाएगा तो वो आर्ट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई फला, अगर फॉर एग्जांपल बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये पॉलिसीज लगाई जा सकती हैं। ये सिर्फ क्या है, पढ़ना है, ठीक है, साइंस में आ जाएगा। जब हम उसको बकायदा अप्लाई करेंगे अपनी इकोनॉमी पर, ठीक है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप पॉलिसी मेकर हो और आप उन थ्योरीज को अप्लाई करो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आर्ट कहलाएगा। तो क्या इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ थ्योरीज पढ़ते रहते हैं, या आपको अपनी इकोनॉमी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी दिख रही होती है, इम्प्लीमेंटेशन दिख रही होती है ना। तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स दोनों हैं, ठीक है। वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड एन आर्ट एज वेल। आगे वाली बात आपको अभी मैंने ऑलरेडी बता दी कि ये सिर्फ आपको इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में नॉलेज नहीं देता या उसके सॉल्यूशंस नहीं देता, बल्कि उन सॉल्यूशंस को हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट्स भी है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ही आ जाता है कि अच्छा ठीक है, इकोनॉमिक्स साइंस है, क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। अगेन क्वेश्चन का आंसर जब देंगे जब हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव साइंस क्या है और नॉर्मेटिव साइंस क्या है। पॉजिटिव साइंस फैक्ट्स पे बात करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से 5वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, मैंने अपना कोई ओपिनियन बताया है आपको, ये तो फैक्ट्स है ना। डाटा कहता है कि पाकिस्तान जो है वो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, तो आपसे का डिनाई करना बनता ही नहीं है क्योंकि ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहे हैं। मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान में, ठीक है, इलिटरेसी रेट फॉर एग्जांपल इतना है और इस इलिटरेसी रेट को खत्म करने के लिए हमें फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल तक सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये फैक्ट है या कोई ओपिनियन है मेरा? ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आप डिनाई करो इस बात से, हो सकता है आप बोलो कि नहीं, इंटरमीडिएट लेवल तक एजुकेशन फ्री नहीं होनी चाहिए, इससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा, उसको इतनी सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, बाकी सेक्टर से रिसोर्सेज जो हैं वो चले जाएंगे, ठीक है, बाकी सेक्टर सफर करेंगे, XYZ बहुत सारी मुझसे डिबेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होता है, हर किसी का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। तो नॉर्मेटिव साइंस बात करती है व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, और ये बेस कर रही है ओपिनियन पे, ओपिनियन से इख्तिलाफ किया जा सकता है, ठीक है, तो ओपिनियन पे हो सकता है कि कोई आपकी बात को ऐसे एग्री ना करे, ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव साइंस है ये आपकी ऑलरेडी टेस्टेड फैक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, डाटा आपको बता रहा है, ठीक है, तो इनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाएगी, जिसमें आप किस बारे बात करोगे, फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, जिसमें आप ओपिनियन बेस कोई बात कर रही होगी वो आपकी किसमें कंसिडर की जाएगी, नॉर्मेटिव। अगेन हम जब प्रॉब्लम्स पढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल इतना है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इतना है, तो हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, हम पॉजिटिव साइंस के जो है वो फेज के अंदर है। और जब हम इस पे बात करने लग जाते हैं कि इस पॉवर्टी लेवल को खत्म करने के लिए फला फला मेजर्स लेने चाहिए, तो हम किस में आ जाते हैं, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक ट्रू फॉल्स पेपर में आया हुआ है कि ट्रू फॉल्स भी समटाइम्स आ जाते हैं आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स आती फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, लेकिन क्योंकि आपको टाइप नहीं करना होता कुछ, तो वो भी एक तरीके से MCQs ही बन जाते हैं, उसमें भी उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स आया हुआ था, उन्होंने बोला था आई थिंक नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चंस, शायद ये था, ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। ये मैं चाह रही हूँ कि हमारी क्लास कब तक है, 1:45 तक, ठीक है, वी हैव टाइम। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे पास चैप्टर 1 की जो सिंपल कॉन्सेप्ट है जिनको समझना हमारे लिए अभी जरूरी है वो उनको हम समझ लेते हैं। मेरा हमेशा का तरीकेकार ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ 19 स्लाइड्स तक चैप्टर 1, ठीक है ना, और उसके बाद मैं चैप्टर 1 यहाँ पे रोक देती हूँ, सही है। रीजन ये है कि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको, अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स में हम ग्राफ बहुत ज्यादा बनाते हैं, इकोनॉमिक्स की हर थ्योरी को हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जब आप ग्राफ बना देते हो तो ग्राफ को आप देखते साथ पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। लड़के खास तौर पे जो मैच वगैरह देख रहे होते हैं उनको ये बात काफी अच्छे से पता होगी कि आपको एक ग्राफ सब कुछ बता देता है कि पिछले पूरे ओवर्स में क्या हुआ है, पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाती है। तो यही बात है कि ग्राफ आपको चीजों को, पूरी थ्योरी को एक नजर में बता देता है कि भाई क्या थ्योरीज में चल रही है, अगर आपको ग्राफ की नॉलेज हो, ठीक है। तो इसके बाद जो ग्राफ्स, जब ग्राफ स्टार्ट होने वाले हैं, और मैं प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ दो तरीके के होते हैं, अगर आपने इससे पहले कहीं भी लेवल पे बनाए हैं, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप बना रहे होते हो, एक आप जो है वो कर्वी लीनियर आपका ग्राफ होता है जिसमें आप कर्व बना रहे हो, तो इधर कॉन्वेक्स बना रहे हो, कॉनकेव बना रहे हो, ठीक है ना। तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं उनकी थ्योरी समझना बड़ा आसान होता है, ठीक है। जो
कर्व शेप होते हैं जिन ग्राफ्स के, उसकी थ्योरी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो स्टार्टिंग लेवल पर हमारे पास चैप्टर 1 के अंदर ही कॉन्सेप्ट आ जाता है पीपीसी का, जिसमें कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चैप्टर 1 सिर्फ इस ग्राफ की वजह से कंप्लीट नहीं पढ़ाती, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जो है वो छोड़ देती हूँ ताकि हम चैप्टर 2 पे आए, पहले सिंपल ग्राफ समझ ले, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स कि वो क्या हैं, क्या बता रहे होते हैं, और फिर हम थोड़े सा इन कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स पे आए, ठीक है। तो 19 स्लाइड्स तक हमारा जो है ये चैप्टर 1 हम कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम जरा, जब हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो हम इसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे होते हैं, एक हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये किस बारे में बात कर रही होती है, कह रहे हैं ये भी माइक्रो वर्ड भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है स्मॉल, हमें ऑलरेडी पता है माइक्रो स्मॉल का मतलब होता है, यानी हम इसमें स्मॉल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी स्मॉल लेवल से मेरा क्या मतलब है, हम इसमें पूरी इकोनॉमी को डिस्कस नहीं करते, हम किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, किसी एक फॉर्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं, या किसी एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अगर मैं कोई एक इंडस्ट्री कह रही हूँ ये भी माइक्रो है, सारी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना मैक्रो है, ठीक है, कि इसी एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना भी माइक्रो के अंदर ही फॉल करेगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे होते हैं, वी स्टडी द behavior of individual household and firms in making decision on the allocation of scarce resource, कि किस तरीके से हाउस होल्ड किसे कह रही हूँ भाई मैं यहाँ पे कंज्यूमर को, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा हाउस होल्ड की टर्म यूज की जा रही होती है, तो जब भी हाउस होल्ड बोलूं आप सिंपल उसको कंज्यूमर ही कंसिडर करना। एक कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा होता है, फर्म्स किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही होती हैं, ये सारे जो बिहेवियर की स्टडी है ये हम माइक्रो में करते हैं, मैक्रो में हम कभी भी नहीं करेंगे। मैक्रो में हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सब चीजें हो चुकी हैं और उसके बाद हम आगे उससे बात करेंगे। फर्दर जो चीजें आप माइक्रो में स्टडी करोगे वो इट डील्स विद वेरियस इश्यूज लाइक कमोडिटी प्राइसिंग, किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कौन डिसाइड करता है, हर चीज की प्राइस गवर्नमेंट तो नहीं डिसाइड कर रही होती, कुछ चीजें तो मार्केट बेस्ड उनकी प्राइस डिसाइड हो रही होती है, तो मार्केट में कौन सी फोर्सेस हैं जो कि प्राइस डिटरमिन करती हैं, ठीक है। कमोडिटी प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने थोड़ा सा पढ़े हैं, ठीक है। जाहिर है हर कंट्री में, क्या यहाँ पे पाकिस्तान में जो रेंट के जो रेंट चल रहा है वो बाहर भी यही होता है, हर जगह पे वैरी कर रहा होता है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये फैक्टर प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं, सैलरीज यहाँ पे डिफरेंट हैं बाहर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो कि फैक्टर प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे एंड मोर, ठीक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बुक से स्टडी करने जाओ तो बुक में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है, मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि उस डिटेल में मत जाना, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के नीचे उन्होंने लिखा होगा इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, स्कोप, ठीक है। इस वजह से क्योंकि हमने अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है, जब हमने अभी पढ़ी नहीं है तो हमें वो बातें समझ में ही नहीं आएंगी, वो बातें तो जब समझ में आएंगी जब हम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अच्छा ये इंपॉर्टेंस थी इसकी, ये लिमिटेशन है, हाँ सही है, हमने थ्योरीज पढ़ी थी उसमें हमें ये लिमिटेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो वो पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा, अभी सिर्फ इतनी डिफरेंस काफी है आपके लिए इस लेवल पर, ठीक है। मैक्रो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ऑफ मैक्रो से, जिसका मतलब क्या है, लार्ज। इसमें हम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे। जो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे इश्यूज होंगे जो पूरी इकोनॉमी के इश्यूज होंगे, वो किसी एक इंडिविजुअल का इशू नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक बंदे के बेरोजगार होने से हम कहेंगे ये बात, जब मोस्टली लोग अनएम्प्लॉय हो रहे होंगे तब हम ये बात बोलेंगे ना। अगर हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है, किसी एक चीज की प्राइस बढ़ने से हम ये नहीं बोलते कि महंगाई हो रही है। जब मेजॉरिटी चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन,
ठीक है ना। हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी माइक्रो में पढ़ सकते हैं हम। क्यों? गवर्नमेंट सिर्फ एक बंदे के लिए पॉलिसी नहीं लगाती, गवर्नमेंट सबके लिए पॉलिसी लगा रही होती है, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट सब पे आ रहा होता है, सही है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मिलेंगे किसमें? मैक्रो के अंदर। और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैक्रो के एंड, मैक्रो भी एंड हो जाती है और उसके बाद उन्होंने ये थर्ड ब्रांच अलग से बताई नहीं है, पर हम फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस पे आ जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा पढ़ोगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि पाकिस्तान का ट्रेड अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है, ये मतलब क्या होता है इसका, ठीक है ना। पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट क्यों इतना डेप्रिशिएट होता रहता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कैसे होती है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पर, हम अपनी करेंसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सारी बातें इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में आती हैं, ठीक है। तो उसका आपका सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर 13, जिसमें आप इस बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी। सॉरी मुझे समझ, नॉर्मेटिव साइंस। देखो जो नॉर्मेटिव साइंस है वो आपको ओपिनियन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। आर्ट्स एप्लीकेशन है, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस में आप ओपिनियन दे रहे हो, भाई आप ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, कि भाई ये होना चाहिए। एप्लीकेशन हो उस चीज की या नहीं हो, ये तो डिफरेंट चीज है ना। बात समझ में आ रही है? तो आपने एक ओपिनियन दिया, फ्री एजुकेशन देनी चाहिए हर किसी को, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तब वो आर्ट्स में कंसिडर की जाएगी ना। एक छोटी सी स्लाइड है, इसको आप लोग खुद से रीड कर लो, इसमें कोई ऐसे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज नहीं है। नीड्स और वांट्स का डिफरेंस लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे। और अभी परेशान नहीं होना, पूरी 19 स्लाइड्स आज नहीं पढ़ाऊंगी मैं, पता चला तुम लोग टेंशन में बैठे हुए हो। हाँ भाई समझ में आ गया, सिंपल बात है ना। नीड्स क्या है भाई आपकी? रोटी कपड़ा और मकान, बाकी सब वांट्स हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं हमने ये बात कर ली है, लेकिन हम उसको सेपरेट स्लाइड के तौर पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी फिल्म ड्रामा देखते हो तो उसमें एक्टर्स होते हैं ना, जो उसमें एक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के भी 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम एक्टर या डिसीजन मेकर भी कहते हैं। जो भी आप थ्योरी पढ़ोगे उनमें इनमें से ही किसी के बिहेवियर के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे होगे। कौन कौन से 4 इकोनॉमिक एजेंट्स? नंबर 1 आ जाते हैं हमारे पास हाउस होल्ड, जिनको हम कंजम्पशन यूनिट्स या कंज्यूमर भी कह सकते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है कि हम कंज्यूमर की जब भी बात करेंगे तो उस हमें जहन में रखना है कि कंज्यूमर कौन है? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग लेबर फॉर्म्स। ऑब्वियसली जब आप कंज्यूम कर रही हो तो कंजम्पशन के लिए इनकम चाहिए, और इनकम कहाँ से आ रही होगी? आप कोई ना कोई सर्विसेज दे रहे होगे, ठीक है, जिससे आपको इनकम आ रही होगी और फिर आप उस इनकम के थ्रू कंजम्पशन कर रहे होगे। हम डिसीजन मेकिंग का कौन सा एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि हाउ दे एलोकेट स्केर्स इनकम बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। किस तरीके से अपनी लिमिटेड इनकम को जो है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में वो एलोकेट कर रहे हैं कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। सेकंड हमारे पास कौन आ जाते हैं भाई? फर्म्स। क्या जरूरी है कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ कंज्यूमर ही हो, वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता? जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। हम एक ही वक्त में प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और हम कंज्यूमर भी हो सकते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो भूखा तो नहीं रहेगा, कंज्यूम भी करता है चीजें। तो हमने कंज्यूमर को एक सेपरेट उसके फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए कि जब आप कंज्यूमर बन जाते हो तो आपकी क्या डिसीजन मेकिंग चल रही होती है। जब आप बिजनेस कोई चला रहे होते हो, फर्म के लेवल पर होते हो, तब आप क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो और आप तब क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, ठीक है ना।
तो फर्म लेवल पे वो कह रहे हैं द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो मेन काम तो ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना फर्म्स का, जैसे कि हाउस होल्ड या कंज्यूमर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को मैक्सिमाइज, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना। तो फर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जिसके लिए एज अ फर्म हो सकता है कि एक बंदा चाहे कि वो ये भी प्रोड्यूस कर ले, ये भी प्रोड्यूस कर ले, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, आपको रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो फर्म को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पास क्या है, लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अपने इन लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से एलोकेट करा जाए बिटवीन डिफरेंट पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, ये बिहेवियर हम प्रोड्यूसर का पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट आ जाती है आपकी, एक बहुत मेन इकोनॉमिक एजेंट है जो पूरी इकोनॉमी को चला रही होती है अपने लॉ वगैरह के थ्रू, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही होती है बिटवीन डिफरेंट सोशल नीड, जितने भी सेक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास। और लास्ट हमारे पास कौन आ जाते हैं भाई, फॉरेन ट्रेडर्स, इनको हम इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस पता है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स का, ठीक है। इंपोर्टर्स कौन होते हैं, जो बाय कर रहे होते हैं गुड्स डिफरेंट दूसरी इकोनॉमी से, ठीक है। और एक्सपोर्टर कौन होते हैं, जो सेल कर रहे होते हैं गुड्स, ठीक है। तो अमंग इकोनॉमीज जो आपकी एक्सचेंज हो रही होती है, वो आपकी इसमें जो कलेक्टिव ग्रुप जो इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेडर्स। तो इनके बारे में ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक 2 स्लाइड्स और कर लेते हैं, 11 स्लाइड्स तक आज कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। भाई किस बारे में बात कर रहे हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट भी कह सकते हैं। ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं मैं वैसे तो ये बात कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पे आप देखें कि इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 2 कैटेगरीज में जो है वो इन्होंने डिवाइड किया। एक को कह दिया है ह्यूमन फैक्टर्स, दूसरे को, ह्यूमन फैक्टर में हमारे पास जाहिर है लेबर और एंटरप्रेन्योर आ जाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है लेबर और एंटरप्रेन्योर में, लेबर जो ह्यूमन एफर्ट दे रहा है इधर मेंटल और फिजिकल, एंड पे उसको कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, ये उसको पता है कि उसको कुछ ना कुछ इनकम, पॉजिटिव इनकम जरूर मिलनी है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है और उसको नहीं पता कि आखिर में उसको प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, तो वो रिस्क टेकर है। ये सबसे मेन डिफरेंस है कि वो रिस्क टेकर है, ठीक है। लेबर जो है वो रिस्क टेकर नहीं है, वो सिर्फ काम कर रहा है। फर्म को लॉस भी होगा तो लेबर को जो है वो कंपनसेशन मिलेगी अपनी जगह की, ठीक है ना। तो इन दोनों की डेफिनेशन जो जनरली हम समझते हैं और जो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन है उसमें ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाते हैं, लैंड और कैपिटल की डेफिनेशन में देखते हैं, तो जनरली जो हम लैंड से मतलब ले रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में उसका मतलब वो डिफरेंट है, ठीक है। जनरली लैंड हमारे लिए बहुत एक नैरो उसका मीनिंग होता है कि भाई सरफेस ऑफ द अर्थ जो है हम उसको लैंड कह रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में लैंड की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन यूज की जाती है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर आर कंसिडर्ड एज लैंड। जितनी भी चीजें हमें नेचर से मिली हैं फ्री, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, लैंड में। अब इसमें मेटल्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, सॉइल, ठीक है, इवन एनिमल्स, सी, आपके रिवर्स, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे, लैंड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं जितनी भी आपकी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं वो सारे के सारे लैंड में कंसिडर किए जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कैपिटल के बारे में बात करते हैं, आप अकाउंटिंग में बोलोगे कैपिटल, आप डिफरेंट जगहों पे जब कैपिटल की बात करते हो तो हमारे लिए कैपिटल क्या है, पैसा, ठीक है। मजे की बात ये इकोनॉमिस्ट इसी को निकाल देते हैं कैपिटल की डेफिनेशन से, कहते हैं मनी इज नॉट टर्म्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स।
लो भाई, हो गई बात। हमने यही मतलब समझा था कैपिटल का, यही नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट के लिए कैपिटल क्या है, वो कह रहे हैं मैन मेड रिसोर्सेज। ऊपर लैंड में क्या कहा था, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि फ्रीली आपको जो है वो नेचर से मिले हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैन मेड रिसोर्सेज, यानी किसने बनाए हुए हैं ये चीजें, इंसान ने। और इंसान उन चीजों के थ्रू क्या कर रहा है, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, बिल्डिंग, प्लांट्स। अच्छा ये प्लांट्स पौधे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कभी कभार इस प्लांट्स को समझते हैं मिस यहाँ पे इसका क्या काम है, तो भाई ये भी आपकी मशीन्स वगैरह में ही आ जाएंगी, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह। पैसा क्यों नहीं है कैपिटल के अंदर, क्योंकि पैसा इनडायरेक्ट सोर्स है कैपिटल फॉर्मेशन का, डायरेक्टली पैसा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। आप 1000 रुपए के नोट से बोलें कि भाई फलां चीज प्रोड्यूस कर लो, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप उस नोट से कोई ऐसी चीज ले सकते हो जो कि प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। आपके पास पैसे होंगे, आप जाके कोई मशीन खरीदोगे, उस वो मशीन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। डायरेक्टली पैसा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस वजह से हम मनी को, पैसे को कैपिटल से हटा देते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। बकायदा आपके पास इसका एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कि वो आपको 4 एग्जांपल्स देगा और उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा जो है वो कैपिटल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसमें एक मनी लिखा हुआ होगा उसमें, ठीक है। या बोलेगा कि इसमें कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उसमें मनी लिखा हुआ होगा। तो हमने ये बात याद रखनी है कि मनी जो है वो आपका कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आता इकोनॉमिक्स के अंदर। ऑल्दो के इकोनॉमिस्ट खुद आगे जाके फंस जाते हैं, जब वो रिवॉर्ड पे जाके बात करते हैं ना कैपिटल की, वो खुद फंस जाते हैं कि उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले मनी को निकाला था कैपिटल की डेफिनेशन से। आगे वो खुद कह रहे होते हैं कि कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट। अब देखो कितनी बेवकूफाना वाली बात है ना, कि अभी अभी आपने बोला था कि मनी इज नॉट टर्म्ड एज कैपिटल, और आप रिवॉर्ड पे मनी कैपिटल के रिवॉर्ड को क्या कह रहे हो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे मिल रहा होता है आपको, पैसे पे ही पैसा जो मिलना है वही इंटरेस्ट है ना, ठीक है। तो दूसरी तरफ फॉरेन से, ये ऐसा एरिया है जिसपे खुद इकोनॉमिस्ट भी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। ये ग्रे एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई बस इतना समझ लो कि इंटरेस्ट कैपिटल का रिवॉर्ड है, ठीक है। किस तरीके से समझ लो, मैं थोड़ी आपकी असली आसानी कर दूंगी ताकि सोचना आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। बहरहाल पहले बाकी चीजों पे बात कर लेते हैं। लैंड का रिवॉर्ड क्या है भाई हमारे पास, रेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऐड कर दी है कि कभी कभार आईकेप क्या करता है, जो एग्जामिनर है वो पूरी की पूरी कोई लाइन दे देता है आपको उठा के, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल उसने आपको दे दिया डैश इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डेट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। उसने आपको ये पूरी की पूरी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से एक पूरी लाइन उठा के दी थी। अब आपने देखा ये किस चीज की पेमेंट ऐसी होती है, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने की पेमेंट है जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है। तो लैंड की सप्लाई बाय नेचर हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। हम और आप नहीं बढ़ा सकते इनकी सप्लाई, ठीक है ना। तो इस वजह से आपने देखा फिक्स इन सप्लाई की बात हो रही है, तो यानी लैंड की बात हो रही होगी, तो लैंड का रिवॉर्ड क्या है, रेंट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एहतियातन यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस भी एग्जैक्ट उन जो है यहाँ पे कोट कर दी है, ताकि अगर किस तरीके की कोई फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाए तो आप परेशान ना हो। असम, अच्छा, वेजेस आर द पेमेंट्स मेड इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, हमें पता है। और अगेन एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई वो सम ऑफ मनी जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो है वर्कर को मिल रहा होता है सर्विसेज के बदले में, ठीक है। इंटरेस्ट इज द पेमेंट मेड और रिसीव्ड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। इन मार्शल वर्ड, जो ये आपने अल्फ्रेड मार्शल पढ़ा, इन्होंने कहा इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इन एनी मार्केट। अब देखो आप इसको ऐसे समझो कि जब भी किसी बिजनेस वगैरह को कैपिटल फॉर्मेशन करनी होती है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए उसको फंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। फंड्स के का एक सोर्स है, यानी आप कैपिटल मार्केट में जाते हो, आप बैंक के पास गए, लेट सपोज आपने बोला भाई मुझे इतने फंड्स चाहिए, इतना लोन चाहिए क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। बैंक डायरेक्टली आपको कोई मशीन्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन बैंक वजह बन रहा है कैपिटल फॉर्मेशन की, ठीक है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, बैंक वजह बन रहा है कैपिटल फॉर्मेशन की।
तो आप बैंक को बदले में जो दे रही हो वो रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल कंसिडर किया जा रहा है। इस तरीके से बैंक को आप लोन के बदले में क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। उसने आपको लोन दिया, उसके बदले में आप इंटरेस्ट दोगे। तो इस चैनल से आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल। लास्ट तो हम सबको पता है कि एंटरप्रेन्योर जो रिस्क ले रहा होता है कि वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल ARTT के जो आपके दो जो एंटरप्रेन्योर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं AR और TT, जिनके नाम पे आपको पता है, नहीं पता, पता है। AR सर अहमद रजा, TT सर तारिक तुनियो, सही है। ये दो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया ARTT का। तो क्या उन्हें स्टार्टिंग में पता था कि ये सक्सेसफुल रहेगा? नहीं पता था, रिस्क लिया ना, ठीक है। तो उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, सही है। तो ये भाई आपके रिवॉर्ड्स हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस। आपने इतना सुकून और तहम्मुल से मुझे सुना, शुक्रिया। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप ड्यूरिंग क्लास भी पूछ सकते हो। अगर आप बहुत शाय हो के नहीं पूछा जाता क्लास के अंदर, आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। कोई भी चीज पूछनी हो। दूसरी चीज भाई, ग्रुप में प्लीज, पब्लिक ग्रुप में तो ऐड हो जाओ। अगर पब्लिक ग्रुप में ऐड नहीं हो गए तो मैं तुम लोगों को अपने पर्सनल ग्रुप में कैसे ऐड करूंगी? पब्लिक ग्रुप में ही तो मैं लिंक भेजूंगी ना, मैं हर किसी का नंबर तो नहीं ले सकती और फिर मैं उसको ऐड करती जाऊं। तो मेरे ख्याल में फेसबुक पहरा पे लिंक आ रहा होगा, तुम लोग को पता कैसे चला कि ओरिएंटेशन है? अच्छा, उसमें सिर्फ ओनली एडमिन है। चलो कोई बात नहीं, अगर उसमें रजिस्टर, अगर उसमें ऐड हो ना, बस इतना ही काफी है। मैं उसमें लिंक भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का सेपरेट ग्रुप बना देते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर अकाउंटिंग के भी नोट्स आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के भी नोट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत मिक्सअप हो जाएगा, सही है। तो मैं आज जो है वो आप लोगों का एक सेपरेट ग्रुप बनाकर आप लोगों को उसका लिंक शेयर कर दूंगी। और आज फिर मैं आप लोगों को स्टडी टेक्स्ट चैप्टर 1 की स्लाइड और नोट हमने कुछ किया है भाई आज। चले, ये थोड़ा बहुत जो किया है, ये 3 चीजें मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। फोर्थ एक और चीज मैं सेंड कर दूंगी, जो माइक्रो के MCQs हैं। माइक्रो के अंदर स्टार्टिंग के चैप्टर 4 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के चैप्टर 4 के मैंने डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो MCQs मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब क्या होगा, साइंस तो वही होता है। साइंस में हम सिर्फ थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। सिर्फ हम उस रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें आर्ट्स में मिलती है, ठीक है। अब ये पता नहीं इतने खामोश ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, या फिर ये इन जो मैसेज कर रहे हैं वो मेरे पास शो नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है ये मुझे पता नहीं चला। सिर्फ हैंड रेज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है बैकएंड पे। ये मैं नेक्स्ट टाइम कह दूंगी इनसे कि भाई देख लें क्या मसला आ रहा है।